नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और बीबी रामजी बिल पर हंगामे के आसार। और बिल के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को नाम बदलने की सनक। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और ऐसे में सरकार का फोकस दोनों सदनों में लंबित विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित करने की प्रक्रिया तेज करने पर रहेगी। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा में मंगलवार को लोकसभा में द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल पर 2025 और सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 पास हुआ। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन पर चर्चा की और ऐसे में इस बिल के बाद से लगातार सदन में हंगामा देखने को मिला और आज भी बिल के विरोध में हंगामे की संभावना है। मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि बिना चर्चा और सलाह के बिल पास ना किए जाए और इसे वापस लेकर नए विधेयक लाया जाए और हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिकल नहीं सामाजिक विकास का था। उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम ना करो। तो वहीं कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन भी करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रामजी बिल पर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में रोजगार की गारंटी जो है वो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी और पहले खर्चा उठा रही था केंद्र सरकार। अब राज्य को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिल में क्या क्या चीजें हैं और 60 दिन का समय रोजगार नहीं ताकि मजदूर जो हैं वो उपलब्ध रहेगा। बता दें कि इस बिल में क्या क्या कुछ है और रोजगार की गारंटी जो है वो 100 दिन से बढ़ाकर इसको 125 दिन कर दी गई है और ऐसे में बिल पर लेकर लगातार हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं और आज फिर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन है और ऐसे में प्रियंका गांधी लगातार केंद्र सरकार को बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, संसद में शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और ऐसे में रामजी बिल पर लगातार हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। कल शिवराज सिंह चौहान ने बिल को पेश किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान शशि थरूर ने भी कई बड़े बयान दिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी का कहना है कि बीजेपी को नाम बदलने की सनक है और ऐसे में कई बयान भी दिए हैं जिसके बाद से आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस ब्रीफिंग होगी और जिसके बाद से लगातार सांसदों को बुलाया गया है और ऐसे में नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि रामजी बिल को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, किस तरीके से नवीन जी आप इसको देख रहे हैं? नहीं, देखिए अनीता जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो ये है कि इस तरीके का नाम दिया है मोदी सरकार में जो खिचड़ी है, ना हिंदी है ना अंग्रेजी है। आधी हिंदी चल रही है उसमें, आधी अंग्रेजी चल रही है। पहली चीज विकसित भारत और आपने फिर गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, मतलब क्लिष्ट हिंदी भी दे दी अंग्रेजी भी दी। अरे भाई, आपको रखना ही था, बी भी लाना था, राम भी लाना था और बोल देते वीर सावरकर नाथूराम ग्रामीण विकास योजना है, बात खत्म हो जाती। बिल्कुल, अगर गांधी जी को रिप्लेस करना था तो। और मैं एक ही बात कहूंगा कि महात्मा गांधी देश में नहीं विश्व में प्रासंगिक हैं। 80 से अधिक देशों में उनकी मूर्तियां लगी हैं। गांधी को मिटाने वाले लोगों की पीढ़ियां मिट जाएंगी। गांधी का विचार और गांधी लोगों के हृदय से कभी मिटने वाले नहीं है। ये सच है, इसको स्वीकार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि साहब पहली जो योजना चल रही थी उसमें पूरी की पूरी हिस्सेदारी केंद्र की होती थी, फंडिंग केंद्र करती थी। 100 दिन का रोजगार था, अब आपने कर दिया 125 दिन का हम रोजगार देंगे, केंद्र भी पैसा देगी और राज्य भी पैसा देंगे। अर्थात अब आप राज्यों से टकराव की स्थिति बनेगी जहां भाजपा की गैर भाजपा सरकारें हैं और जहां आपकी सरकार है वहां पूरी फंडिंग दे देंगे, उनको अलग से प्रावधान भी कर देंगे जैसे बिहार में किया। इस तरीके से आप करके राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में टकराव की स्थिति बनने वाली है। जैसे जीएसटी को लेकर हमने देखा कि जीएसटी का पैसा तमाम राज्यों को आज तक नहीं मिला है।
वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। तो आप इस तरीके की पक्षपात प्रणाली से देश को अगर चलाएंगे तो आने वाले समय में इसके परिणाम बड़े भयावह होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार को ऐसे में चाहिए। नवीन जी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि नाम बदलने की सनक का समझ नहीं आता है। नहीं, निश्चित तौर पर मैं तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने वीर सावरकर से लिया और राम लिया है नाथू नाम से, उसको लेके आई है। यही इनकी विचारधारा है और उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रही है सरकार। तो आज कांग्रेस भी जमकर हंगामा करने वाली है। कल भी हालांकि हंगामा देखने को मिला है, तो आज क्या लग रहा है कि आज जो बिल है वो पास हो जाएगा? नहीं, बिल पास होने में कोई डाउट नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये सरकार ने जितने भी बिल इससे पहले भी पास किए हैं, जब से ये सरकार में आए हैं मोदी जी, कौन से बिल सर्वसहमत से पास हुए? किन बिलों पर चर्चा हुई है? ये तो ध्वनिमत से पास करके और किनारे कर लेते हैं अपनी, वो तो कर ही लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 240 उनकी है, बाकी उनके सहयोगी दल होंगे, तो सरकार तो पूर्ण बहुमत में है, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, उनको तो कर ही लेंगे पास। ऐसे में नवीन जी, एक सवाल मेरा और है कि अगर ये बिल पास होता है और आम लोगों के पास जाता है तो फिर से फॉर्म फिल होगा, फिर लोगों को लाइनों में लग के फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले मनरेगा के लिए भरना पड़ा था और अब जी राम जी के लिए भरना पड़ेगा, तो आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अनीता जी, जब से ये सरकार आई है, चाहे वो नोटबंदी को आप ले लें या जीएसटी को ले लें, चाहे किसी तरीके के इन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं, जनता को ही लाइनों में लगाया है। इस बार भी लगाएंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ये प्रयोग करने वाली सरकार है, ये परिणाम देने वाली सरकार नहीं है। ये केवल प्रयोग करते हैं और प्रयोग करते करते इन्होंने देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है आज की स्थिति में कि जनता समझ नहीं पा रही, कंफ्यूज है। और जब ये फंसते हैं तो इनको फिर भगवान राम याद आते हैं, धर्म याद आता है, सनातन याद आते हैं, और फिर नफरती भाषण शुरू होती है और जनता अपने सब विषयों से भटक जाती है। यही चल रहा है इस देश के अंदर। चले, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी। थैंक यू। बता दें कि संसद के शीतकालीन में आज भी जमकर हंगामा देखने को मिलेगा और ऐसे में जी राम जी बिल पर हंगामे के आसार है। इसके साथ ही लगातार कांग्रेस जो है वो पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने इस बिल को लेकर। अब देखना ये होगा कि इस बिल पर आज पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाब में देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया और इस सम्मान से उन्हें भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह आदिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं। इथियोपिया के इस अवार्ड के साथ उन्हें अब तक दुनिया भर के अलग अलग देशों से 28 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि अभी अभी मुझे द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया के रूप में इससे देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। विश्व के अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किए जाने वाले मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता के साथ ग्रहण करता हूं। ये सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया है। अभी अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। अभी अभी मुझे और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में जहरीली हवाओं ने लगातार मुश्किलें बढ़ा दी है और हल्के सुधार फिर भी दमघोटू हवा बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर स्थिति में है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में हल्का सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी और आसपास के इलाकों में जहरीली धुंध की मोटी परत छाई हुई है। ग्रेड 4 की सख्त पाबंदी लागू होने के बाद भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सोमवार शाम 4 बजे राजधानी का औसतन AQI जो है वो 427 रिकॉर्ड किया गया। हालांकि 24 घंटे में AQI में कुछ गिरावट आई है, लेकिन
हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI जो है वो 300 के आसपास बना हुआ है। रोहिणी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI जो है वो 316 है, नरेला में 312 है और ITI शहादरा में 312 है, जहांगीरपुरी में 300 दर्ज किया गया है, जो कि सभी गंभीर श्रेणी में आते हैं। खराब एयर क्वालिटी और बढ़ती धुंध का असर हवाई यातायातों पर भी जारी है। राजधानी के आसपास छाए घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवाएं प्रभावित रही हैं। जानकारी के अनुसार 131 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है, जबकि करीब 400 उड़ानें देरी से संचालित हुई हैं। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब ऐसे आदेश देने की जरूरत है जिसका सख्ती से पालन हो सके और इस मामले में आज सुनवाई होगी। जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और ऐसे में दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ही जहरीली हुई पड़ी है। कई जगहों पर AQI जो है वो 300 के पास दर्ज किया गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बढ़ते प्रदूषण पर गहरी चिंता में है और कोर्ट ने साफ कहा है कि अब ऐसे आदेश देने की जरूरत है जिसका सख्ती से पालन हो सके। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार दिल्ली की हवा जो है वो बेहद ही जहरीली हुई पड़ी है। 400 के आसपास AQI जो है वो दर्ज किया गया है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली और NCR की जो हवा है वो बेहद ही जहरीली हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि सरकार जो है वो कई कदम भी उठा रही है, लगातार कई तरह के सरकार जो है वो सुनवाई भी कर रही है और राजनीति मुद्दे भी इस पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी लगातार इनको घेर रही है CM को, तो अब इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज सुनवाई भी है। तनुज जी, निश्चित रूप से देखिए, आपका मेन मकसद ये है प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं उसकी समीक्षा करने के लिए ये जो सुनवाई है आज उसको रखा गया है और अधिकारियों द्वारा जो संबंधित प्रोटोकॉल है उसमें क्या उनकी कार्रवाई है, क्या उन्होंने कार्रवाई की है। मुख्य रूप से इस मुद्दे को आज कोर्ट में सकता है क्योंकि सही नियम जो योग्य पालन नियम है वो बेहद जरूरी है। जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है खतरनाक गंभीर स्तर पर है, जिससे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है, अदालत में नीति और निर्णय पर चिंता पहले भी जताई है। तो निश्चित रूप से आज जो लग रहा है कि इसको लेकर के एक कोई गाइडलाइन या कुछ इस तरीके की लगता है कि आने वाले समय में जी। तो ऐसे में क्या लग रहा है, अगर राजनीति की मैं बात करूं तो कल आम आदमी पार्टी ने पूरा थाली ओली लेकर वो सड़कों पर उतरे थे और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब सख्त पालन करने की ज़रूरत है, आदेश भी देने की सख्त ज़रूरत है, अगर नहीं हुआ तो लोग पालन नहीं करेंगे। वर्क फ्रॉम होम का भी हो गया, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण फिलहाल अभी कम नहीं हो रहा है। तनुज जी, आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों पर जिम्मेदारी तय करने की मांग करता है, लेकिन उनका है कि एंटी पॉल्यूशन एक्शन या स्मॉग टावर या इलेक्ट्रिक से निर्माण कार्यों पर इस तरह की कोई सख्त कदम नहीं लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ, सरकार जो है व्यवस्थित काम कर रही है। सबसे बड़ा संकट पराली चलाने को लेकर के साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय जो प्रदूषण पर जो संबंधित कार्रवाई थी वो उसके बिना स्थायी समाधान के लिए संभव नहीं होती है। तो इस की चीजें जो है, सब चीज ये है कि पार्टी को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिल्कुल, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इसमें सभी प्रदेशों की सरकार मिलकर के दिल्ली की, केंद्र की, पड़ोसी राज्यों की मिलकर काम करना होगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन अगर किया जा रहा है तो आगे भी कठोर व्यवहारिक रूप से उपाय लागू किए जाएंगे और जनता को जल्दी इसमें हक मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि दिल्ली NCR की जो हवा है वो बेहद ही जहरीली हुई पड़ी है और ऐसे में धुंध की मार भी लोग झेल रहे हैं। और वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है और बेवजह बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को बेवजह बाहर ना निकलने की भी सलाह दी जा रही है।
गोवा में हुए अग्निकांड के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को गोवा ले जाया जा रहा है और दोनों को गोवा पुलिस के साथ आईजीआई एयरपोर्ट पर देखा गया। दोनों भाइयों को गोवा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोनों को मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया था और भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद से दोनों की दिल्ली में मेडिकल जांच कराई गई और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दे दी है। सौरभ और गौरव लूथरा बीच नाइट क्लब के मालिक हैं और ऐसे में क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी और घटना के बाद से दोनों भाई थाईलैंड फरार हो गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया और आज सुबह उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किया गया था। जानकारी आपको दे दें कि गोवा में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की जान चली गई थी और ऐसे में लगातार जो लूथरा ब्रदर्स हैं उसी रात वो फरार हो गए, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाईलैंड से दोनों भाइयों को फिलहाल भारत बुलाया है और इसके बाद से आज वो गोवा के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद से उन्हें कोर्ट में भर्ती किया जाएगा। 25 लोगों की मौत के बाद से ये दोनों भाई जो थे वो थाईलैंड फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रही थी और ऐसे में 11 दिसंबर को थाईलैंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में लिया, जिसके बाद से अब इन्हें भारत लाया गया है और ऐसे में आज पटियाला हाउस में इनकी पेशी है और अब देखना होगा कि 25 लोगों की जान जाने के बाद से अब कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होती है। फिलहाल दोनों लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जाया जा रहा है और ऐसे में अब कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है और आज का दिन सदन की कार्रवाई के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज से ठीक 60 पहले 17 दिसंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी और इसमें मुख्य चर्चा आत्मनिर्भर, समृद्धि और विकसित प्रदेश के विजन पर होगी। सरकार इस सत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का अपना रोड मैप पेश करेगी और साथ ही विकसित भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका पर विस्तार से चर्चा होगी। और खास बात यह है कि इस सत्र में कई प्रश्नकाल नहीं होगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य सीधे तौर पर इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। और इसके अलावा विधानसभा परिषद में विधानसभा की 7 दशक यात्रा विषय पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल खुद करेंगे। वर्ल्ड के फुटबॉल स्टार मेसी ने भारत के दौरे के दौरान अनंत अंबानी के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र वनतारा का भी दौरा किया और इसकी तस्वीरें अब जारी की गई है, जहां पर मेसी ने अनंत और उनकी पत्नी राधिका के साथ आरती की, भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेका। मेसी ने एलिफेंट केयर सेंटर से 2 साल पहले बचाई गई बीमार हाथी प्रतिमा के बच्चे मणिका लाल के साथ फुटबॉल खेली और इस मौके पर अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शवक के साथ मेसी की फोटो भी ली और उनको साथ भी ये तस्वीर अब साझा की गई है। उनके साथ उनके क्लब के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस भी मौके पर मौजूद रहे। तीनों खिलाड़ियों का स्वागत बेहद ही पारंपरिक लोक संगीत, फूलों की वर्षा और भव्य आरती के साथ किया गया और इस आत्मीय स्वागत ने मेसी को खास प्रभावित किया। और इसके बाद से मेसी ने वनतारा के विशाल संरक्षण परिषद का भ्रमण किया। उन्होंने बिग कैट केयर सेंटर से शेर, तेंदुए और बाघों को बेहद ही करीब से देखा, जहां पर प्राकृतिक माहौल में इन जानवरों की देखभाल की जा रही है और कई बाघ मेसी उत्सुकता होकर उनके करीब आते हुए भी दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन ठगी के मामले में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। हरियाणा के बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चिंता जताई कि साइबर अपराधी इस तरीके से देश से बेहद ही बड़ी रकम बाहर भेज रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह देखकर हैरानी होती है कि इन ठगों ने देश से कितने पैसे बाहर भेज दिए हैं। और इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने बताया कि केंद्र सरकार एक इंटरमिनिस्ट्रेट बैठक बुलाने जा रही है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी और इस मामले में कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त सलाहकार वकील एनएस भी सुझाव दिए और पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना बनाई है। और इसके साथ ही बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्रिटेन में पेमेंट स्कैम के मामले में बैंकिंग सिस्टम के जरिए पीड़ितों को अनिवार्य रिफंड दिलाया जाता है। हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपत्ति ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने खुद को पुलिस और कोर्ट से जुड़ा दिखाकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया। ठगों ने
उनके सारे पैसे ट्रांसफर करा लिए और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ऐसे अपराध सिर्फ आम साइबर फ्रॉड नहीं बल्कि न्यायपालिका के नाम पर मुहर और फर्जी आदेशों का दुरुपयोग करके पूरे सिस्टम पर जनता के भरोसे पर सीधा हमला करता है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही एसआईआर को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसी बीच टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए पार्टियों को चुनौती दे दी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आप कुछ भी कर लो, टीएमसी को वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या 2021 की तुलना में बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को 10 करोड़ बंगालियों से माफी मांगनी होगी और बंगाल से रोके गए 2 करोड़ रुपए 7 दिनों के भीतर जारी करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी के नेता जो बोलेंगे वो करूंगा। सांसद ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि टीएमसी डरी हुई है, तो मैं भी उन्हें चुनौती देता हूं कि वो स्वीकार कर ले। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी है, उसे कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि अपने नवंबर में एसआईआर की घोषणा की थी और मैंने अगले दिन ही कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको चैलेंज किया कि आप चाहे एसआईआर कर लो या फिर एफआईआर कर लो, कुछ भी कर लो, टीएमसी की सीट बढ़ेगी और वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब एसआईआर को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है और ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आप कुछ भी कर लो, टीएमसी की वोट प्रतिशत बढ़ेगा और एसआईआर को लेकर लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी वो आमने सामने है और ऐसे में अब बीजेपी को घेरने की तैयारी चल रही है। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही दिनों में और ऐसे में लगातार सियासत बढ़ती जा रही है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जर्मनी के दौरे पर हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे राहुल गांधी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बर्लिन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जर्मनी के दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ऐसे में एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे राहुल गांधी। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा है और बर्लिन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जा रहा है, उनको बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है और साथ ही शॉल भी दी गई है। ऐसे में 20 दिसंबर तक जर्मनी में राहुल गांधी रहेंगे और बर्लिन के एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह देखते ही बन रहा है और ऐसे में 20 दिसंबर तक राहुल गांधी का जर्मनी दौरा है और लगातार यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 20 दिसंबर तक जर्मनी के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और बर्लिन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया गया है। एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जर्मनी के दौरे पर है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे राहुल गांधी और इस दौरान भारतीय प्रवासियों को वो संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बर्लिन एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है और ये तस्वीरें निकलकर सीधे एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सड़क हादसे की खबर है। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पिकअप और अन्य वाहन टकराए हैं और भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि हादसे में पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली से जयपुर जा रही थी पिकअप और ऐसे में बड़ा हादसा हो गया है और 3 लोगों की जान चली गई है। इस सड़क हादसे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये सड़क हादसा हुआ है और पिकअप और अन्य वाहन टकराए हैं और भीषण आग लग गई है और इस दौरान 3 लोग जिंदा जल गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये सड़क हादसा हुआ है और मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।